नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर जिले का दौरा किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर के पुलिस लाइन में निर्माणाधीन आवासीय भवनों के बारे में जानकारी हासिल करते नजर आए। सीएम फिजिकल कॉलेज के मैदान में पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने 72 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और लोकार्पण भी। रामपुर को सौगात देते समय सीएम ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड की सीमा पर बिलासपुर में इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। रामपुर में निवेश का माहौल बनाएंगे। अपने संबोधन में सीएम विपक्ष पर निशाना साधना भी नहीं भूले हैं। सीएम ने आजम खान का बिना नाम लिए कहा कि अभी तक रामपुरी चाकू गलत हाथों में था, लेकिन हमने रामपुरी चाकू से लोगों को सुरक्षा देकर उनको भयमुक्त बना दिया। लोकसभा उपचुनाव के बाद आज इस किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में रामपुर में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर जनपद वासियों को प्राप्त होने वाली 22 विकास की इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि रामपुर वासियों ने विकास, सुरक्षा और समृद्धि के साथ खड़े होकर के एक नए युग की शुरुआत की है। इन भाइयों बहनों, मैं आज आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपने विकास और सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार को अपना सहयोग और अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद और सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं कि हर हाल में विकास की योजनाएं अब रामपुर में बिना भेदभाव के आएंगी। इनको कोई रोक नहीं सकता है। मुझे बताया गया कि राजा राम सिंह कठेर के नाम पर इस जनपद को जाना जाता है और उनके नाम पर 2020 में पनबड़िया फ्लाईओवर का नाम हमारी सरकार ने उन्हीं के नाम पर भी रखा हुआ है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 वर्ष पहले देश को विकास, स्वावलंबन का एक मंत्र दिया। वह मंत्र है सबका साथ, सबका विकास का। तो वहीं रामपुर के दौरे से पहले सीएम योगी ने बिजनौर प्रवास के दूसरे राजकीय मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अफसरों से दो टूक कहा कि हर हाल में मेडिकल कॉलेज के भवन के कार्य को तेजी से पूरा करें। यहां आगामी सत्र से कक्षाएं शुरू करनी ही है। सीएम ने परिसर में महात्मा विदुर की प्रतिमा स्थापित करने का निर्देश दिया है। साथ ही मेडिकल कॉलेज के भवन का मॉडल देखा और भगवान गणेश की पूजा अर्चना भी करी। सीएम ने बिजनौर में सभी विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कामों में तेजी लानी ही होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एएनसी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। अभी भी कुछ चंद दिनों के अंदर ही उन्होंने काफ़ी गिरफ्तारियां की हैं। 2 फॉरेनर्स लेडी को भी पकड़ा है, उनसे भी रिकवरी हुई है। उसके अलावा एक व्यक्ति को बीच साइड से भी पकड़ा है, जिसके पास से गांजा रिकवर किया गया है। और कल ही, आज ही अर्ली मॉर्निंग एक जगह पर जो लेट नाइट पार्टी चल रही थी, वहाँ पर भी हमारी एएनसी की टीम ने अर्ली मॉर्निंग रेड करने के बाद वहाँ पर चेकिंग की और वहाँ पर भी एक व्यक्ति से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की रणनीतियों और कार्य योजनाओं को लेकर एक वर्चुअल बैठक करी। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जेपी नड्डा ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को मिशन 2024 की तैयारियों से संबंधित कार्य योजना बताई है और उस पर विस्तार से चर्चा भी करी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर तैयारियों पर भी मंथन इस दौरान हुआ है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सीतापुर जिले का दौरा किया। डिप्टी सीएम ने तहसील
सिधौली के आंगनबाड़ी केंद्र गड़ी रावा में बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग की ओर से आयोजित अन्नप्राशन संस्कार कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने अन्नप्राशन करा के बच्चों को खीर भी खिलाई। इसके बाद वो कसमांडा ब्लॉक के महौली पहुंचे, जहां पर उन्होंने गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया और गायों को माला पहनाकर पूजा अर्चना करी, गुड़ और केला खिलाया। इस दौरान उन्होंने अमृत वाटिका में पौधारोपण भी किया। खबर अगली लखनऊ से, जहां पर आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नगर निकाय चुनाव के लिए चुनाव समिति की घोषणा कर दी। साथ ही 5 सितंबर से 1 हफ्ते तक सेल्फी विद सरकारी स्कूल अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया है। आप सांसद संजय सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि हम इस अभियान की शुरुआत करेंगे ताकि सरकार अपने सरकारी स्कूलों के हालातों को देखे। हम जनता से अपील करते हैं कि वो हमें सेल्फी विद सरकारी स्कूल भेजें। आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी अभियान शुरू कर दिया है और भाजपा को एक तरह से चुनौती दे दिया है। इस पर खास बातचीत करने के लिए यूपी प्रभारी संजय सिंह और राज्यसभा सांसद इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। संजय जी, सियासत बहुत गर्म है और आपने भी सियासत का एक सिगुफा छोड़ दिया। आपने ऐलान किया है कि सेल्फी विद सरकारी स्कूल, इस अभियान को कैसे देखते हैं और क्या ये अभियान आपका सफल हो पाएगा? पहली बात मैडम, ये कोई सिगुफा नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और 25,577 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं। तो क्या ये सवाल हमको आदित्यनाथ जी से पूछने का हक नहीं है कि आपने सरकारी स्कूल क्यों बंद किए? यूपी के अंदर बच्चों को नमक रोटी खाने के लिए दी जा रही है, सूखा भात खाने के लिए दिया जा रहा है। कन्नौज में बच्चे शिकायत करते हैं तो उनको पीटा जाता है, उनकी पीठ लाल कर दी जाती है। तो ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? इसलिए कल शिक्षक दिवस से हम लोग एक अभियान शुरू कर रहे हैं, सेल्फी विद सरकारी स्कूल। आपके इलाके में जो सरकारी स्कूल हैं उनकी बदहाली, उनकी दुर्दशा, उसकी वीडियो, उसकी फोटो खींचकर 83,829 28,009 नंबर पर भेजिए। 83,829 28,009 नंबर पर भेजिए। प्रतिदिन हम 50 स्कूलों की दुर्दशा को जनता के सामने रखेंगे। संजय जी, वही सवाल है मेरा। आपने जैसे कहा कि कन्नौज में जो बच्चा था, मिड डे मील में खाना अच्छा नहीं मिलता, उसने शिकायत किया। ऐसे में सेल्फी विद जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, क्या ऐसे में ये अभियान सफल हो सकता है जिस सरकार पे आरोप लगा रहे हैं? निश्चित रूप से होगा, क्योंकि लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं। और कम से कम केजरीवाल जी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत की राजनीति को जाति धर्म से खींच के स्कूल अस्पताल पर ले आने का काम किया है। तो अच्छा है, ये अभियान यूपी में भी चलना चाहिए, हकीकत सामने आनी चाहिए। हमारे बच्चों को 50% बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं और आप बताइए कि तिमाही की परीक्षा होने जा रही है, कैसे बच्चे परीक्षा देंगे? बताइए आप मुझे। लगातार बीजेपी ये आरोप आम आदमी पार्टी पे लगा रही है कि शराब के राजस्व में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, 5,000 करोड़ के समथिंग बता रही है। साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था में तमाम घोटाले का आरोप लग रहा है। इस पर आप क्या करेंगे? ऐसे में आप भी सरकारी स्कूल के बंद के बाद देखने के भाग जाते हैं। जब हम कहते हैं आओ हमारा स्कूल देख लो, भाग जाते हैं उनके प्रवक्ता, कहते हैं नहीं हमें अच्छा देखना ही नहीं है, अच्छा देखना ही नहीं है। और जब हम कल उनका स्कूल देखने गए तो आपने देखा उसके वीडियो फोटो, कोई खंडहर लग रहा था, कोई भूत का महल लग रहा था। ये 15 साल से एमसीडी जहां पर बीजेपी है, बीजेपी के स्कूलों की हालत है। तो दिल्ली के सरकारी स्कूल आइए देखिए आप। आपने नगर निकाय चुनाव का भी ऐलान किया, उसमें समिति का भी ऐलान किया। आपने कहा कि ये समिति जो है वो लगातार कोऑर्डिनेट करेगी और सदस्य का चयन लेगी, उसमें लेगी। और उसके लिए सभाजीत जी को उसके लिए अध्यक्ष बनाया गया, उनके साथ 5 सदस्य और रहेंगे। धन्यवाद। ये थे राज्यसभा सांसद संजय सिंह। इनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए नगर निकाय का चुनाव भी है और लगातार हम शिक्षा व्यवस्था को लेकर, सुदृढ़ता को लेकर सवाल उठा रहे हैं और भाजपा को चुनौती देना तो हमारा अधिकार है, ये लोकतंत्र है और विपक्ष में जो भी रहता है वो सत्ता पक्ष से सवाल तो करता ही है। कैमरा रियाज के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा सिर्फ यूपी में अगर 80 में से 70 सीटों से कम आई तो वो इस्तीफा दे देंगे। और क्या कुछ कहा, सुनिए। एक राज्य तक वो सीमित हैं, उसमें भी बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, तो ये उनका एक मिथ्या और बेकार की बात है। जहाँ तक वो 50 है, अब मैं कोई चुनौती नहीं देता हूँ, लेकिन अगर चलो गाइडेंस तो मेरी पार्टी कहेगी तुम 80 क्यों नहीं कह रहे हो, 70 लोकसभा से कम आ जाए। तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है बीजेपी को कि अगर 80 में से 70 से कम आ जाए तो इस्तीफा देने तक को साहब तैयार हैं।
गोरखपुर की बात करेंगे, जहां पर मोहल्लों और कॉलोनियों के नाम एक बार फिर से तब्दील होने लगे हैं और इस बार नगर निगम की ओर से ज्यादातर मुस्लिम इलाकों के नाम तब्दील हुए हैं, जिसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। मुस्लिम वार्डों के नाम बदलकर महापुरुषों और बलिदानियों के नाम पर कर दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। मुस्लिम पार्षदों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, तो वहीं बीजेपी पार्षदों ने इसका स्वागत किया। आपको बता दें कि नगर निगम में 32 गांवों के शामिल होने के बाद वार्डों की संख्या अब 70 से बढ़कर 80 हो गई है। नए 10 वार्डों के साथ ही पुराने 40 वार्डों का नया नाम रखा गया, यानी कि नगर निगम में 80 में से 50 वार्ड नए नाम से पहचाने जाएंगे। और कोई राजनीतिक विद्वेष के लिए अपना मत व्यक्त करता है या उसका विरोध करता है तो सरासर गलत है। इसमें सभी जनता की जो मांग थी, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महापुरुष थे, हमारे धार्मिक गुरु थे, उनके नाम पर किया गया है। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव। 32 गांव शामिल हुए हैं, 3200 गाँव को जोड़कर 10 वार्ड बनाए गए हैं। यहाँ हम बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए हम लोगों ने वार्ड को बढ़ाया है और हम बेहतर सुविधा शहरवासियों को नए वार्ड और पुराने वार्ड दोनों मुहैया कराएंगे। कोई विकास नहीं होगा। मोदी जी का जो सबका साथ सबका स्वार्थ वाली जो बात थी उसको ये ख़त्म कर रहे हैं नाम बदल के। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। अपने लोगों को भाजपा के जो उनके लोग हैं उनको लोग खुश कर रहे हैं। इससे विकास से कोई लेना लादना नहीं है। और कोई महापुरुषों का नाम नहीं बदल रहे हैं। अब तमाम महापुरुष हैं जो मुस्लिम समाज से के हैं, उनके नाम से क्यों नहीं वार्ड को बदला जा रहा है? कहना बस इतना है कि जो नामकरण हुआ है किसी भी पार्षद की कोई सहमति नहीं है उसमें, ना किसी पार्षद से पूछा गया। और इस नामकरण को लेकर के पूरी वार्ड की आवाम में एक गहरा रोष है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पे नगर निगम गोरखपुर प्रशासन एक साजिश और षड्यंत्र के तहत सिर्फ नामकरण करने का काम किया जा रहा है और जिसका पुरजोर विरोध सोमवार को हम लोग नगर निगम के प्रशासन के सामने ज्ञापन दे करके करेंगे और इससे जनता में बहुत रोष है। हम इसका विरोध हम सभी पार्षद करते हैं। तो चलिए, सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव गोरखपुर से। सुभाष, मैं ये समझना चाहूंगी, मियां नगर का नाम तब्दील करके अब माया नगर कर दिया गया है। माया कौन सी स्वतंत्रता सेनानी थी जिनके कह सकते हैं कि शौर्य के बखान के लिए इस नाम को रखा गया है? देखिए, बता दें पूजा की आपको मियां बाजार से मुझे और कई भी जो है मुस्लिम जो है वार्ड है उसके नाम चेंज कर दिए गए हैं। लगभग दर्जन भर से अधिक जो मुस्लिम वार्ड हैं उसके नाम चेंज कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस्माइलपुर का साहबगंज रख दिया गया, क्योंकि साहबगंज व्यापारियों का इलाका है। उसी तरीके से जो है इलाहीबाग का नाम चेंज किया गया, शेखपुर का गीता प्रेस के नाम से रख दिया गया। तो बहुत से ऐसे नाम चेंज हुए हैं और जिसको लेकर जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में काफी जो है विरोध है। और विरोध इस बात की हो रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है और चूंकि नगर निकाय की चुनाव पूरी तरीके से एकदम करीब है, इसको लेकर जो है बीजेपी पूरी तरीके से तुष्टीकरण कर रही है। तुष्टीकरण की राजनीति करके जो है चूंकि अपनी सत्ता जो है, सत्ता में जो नगर निगम की सत्ता है उसको जो है कायम करने की जो है पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। ये आरोप जो है मुस्लिम पार्षद लगा रहे हैं। सुभाष, मैं ये समझना चाहूंगी कि अभी पार्षदों का आगे क्या कुछ डिसीजन होगा, क्योंकि अभी मैं सुन रही थी कुछ पार्षदों को, वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि हमको ये चीजें बर्दाश्त नहीं है और हम आगे प्रदर्शन भी करेंगे। देखिए, जो मुस्लिम क्षेत्रों के पार्षद हैं यानी मुस्लिम पार्षद हैं खासतौर से ज्यादातर, उनको लेकर इसको आपत्ति दर्ज करानी है, क्योंकि सियासत भी है और सियासत इसको लेकर पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। बैठे बैठा एक मुद्दा भी मिल गया है और चूंकि बीजेपी पहले से भी गोरखपुर में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए पहले भी जो है कई मोहल्लों का नाम यहाँ पे चेंज किया गया था, जिसको लेकर पूरी तरह प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई थी। उसी तरीके से नगर निगम का चुनाव है, इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज इसको लेकर पूरी तरीके से मीटिंग भी हुई है। चूंकि आज संडे था, संडे को नगर निगम कार्यालय बंद रहता है, तो कल इसको लेके जो है रणनीति बनी हुई है और कल इसको लेके विरोध प्रदर्शन होने की पूरी तैयारी है।
चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मियां नगर बन गया माया नगर और अली नगर का नाम पड़ गया है आर्य नगर। दूसरी तरफ जो इस्माइल क्षेत्र था इस्माइल नगर के नाम पर, उसका नाम अब साहबगंज रख दिया गया है। अगली खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ सदर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने यह मुकदमा स्थानीय भाजपा नेता की तहरीर पर टिकैत के वायरल हुए बयान को लेकर दर्ज किया। पुलिस 12 दिनों तक मुकदमा दर्ज करने से कहीं न कहीं पीछे हटती रही, लेकिन शनिवार को सोशल मीडिया पर मामला तेजी से वायरल हुआ। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच की बात कह रही है। अभी हाल ही में किसान संयुक्त मोर्चा ने लखीमपुर में 3 दिनों तक मंडी क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन की अगुवाई किसान नेता राकेश टिकैत खुद कर रहे थे। इस दौरान टिकैत का एक वीडियो वायरल हुआ। एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने बयान दिया, जिसमें स्थानीय भाजपा नेता ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थानीय भाजपा नेता दीपक पुरी ने राकेश टिकैत के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने आखिरकार मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, आपके बीच में हमारे स्वामी धर्म पार्टी की जो हमें 13 महीने आपके बीच में वो एक बॉर्डर की कमेटी के लिए मेंबर रहे और सारी व्यवस्था देखते थे। स्वामी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, सम्मान है। को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनका कहना है कि देश की आजादी के लिहाजा 75 घंटे तक इनका धरना प्रदर्शन चलेगा। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में एक गौरक्षक की हत्या कर दी गई और उसके शव को खूंटी से लटका दिया गया। इस मामले पर गौरक्षक राजेश द्विवेदी के शव का अंतिम संस्कार करने से परिजनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करी और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई, इसी वजह से यह हादसा हुआ है। भाई ये सब अनावश्यक बातें नहीं, अनावश्यक बातें हम नहीं गाजियाबाद में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 4 साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से अवैध असलहे और लूटे गए 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि इन लोगों ने ओला गाड़ी के ड्राइवर से भी लूट की घटना को अंजाम दिया था। इन सभी आरोपियों पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दिल्ली एनसीआर में दर्ज हैं। डिफेंस कॉलोनी के पास 4 बदमाश जो कि अपराध की योजना बना रहे हैं, मौके पे तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाता है। जब पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ करती है, उनकी जामा तलाशी लेती है, तो उनके पास से हमारे पिछले मुकदमे 2021 के टीला मोड़ के मुकदमे से कनेक्ट होते हुए लूटे हुए 2 मोबाइल उनके पास से बरामद होते हैं और उनके पास से 4 नाजायज चाकू बरामद होते हैं। जब कड़ाई से पूछताछ 2 दिवसीय दौरे पर बागेश्वर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विश्व प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करी और प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना करी। इस मौके पर उन्होंने लाखों की लागत से बने बागनाथ मंदिर से नुमाइश खेत को जोड़ने वाले पुल, मंदिर में धर्मशाला का निर्माण, रेनोवेशन का काम, छत पर काले रंग की पटाल और क्लेडिंग काम का लोकार्पण किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास सहित अन्य लोग भी उनके साथ में मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से नए जिलों को लेकर कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से प्रदेश में नए जनपदों की मांग हो रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार जनप्रतिनिधियों और आम जनमानस से सुझाव लेने वाली है। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि नए जनपद के लिए सरकार की मालिया हालत सही होनी चाहिए। नए जिलों के लिए सरकार को आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए और ये सब आकलन करने के बाद जहां पर जिलों की आवश्यकता है वहां जिले बनने चाहिए। गौरतलब है कि उत्तराखंड में लंबे समय से अलग जिलों के जनपदों के गठन की मांग चल रही है। सरकार की हालत क्या है, माली हालत क्या है? सवाल यही नहीं कि जिले बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। सरकार की आर्थिकी कैसी है, क्या जिले में क्या उसका आकलन किया है, आगणन किया है कि कितनी धनराशि एक जनपद के निर्माण में, उसके लिए जो बुनियादी व्यवस्थाएं होती हैं उसके लिए धनराशि की कितनी आवश्यकता है, इसका एक पहले तो एक पैमाना निर्धारित होना पड़ेगा ना, तभी जिलों की बात करेंगे। अगर जिले बनेंगे तो स्वागत है और जिले बने, जहां आवश्यकता है वहां जिले बने, मेरा कहना यह है।
तो वहीं उत्तरकाशी जिले में जनजातीय भोटिया समुदाय, जिनका मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन है, भेड़ पालन के जरिए ये लोग अपना लालन पालन करते हैं। भेड़ पालन करने से इन लोगों को पहले अच्छी आमदनी प्राप्त होती थी, लेकिन अब जनजातीय लोग भारत सरकार से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि पहले भेड़ पालन से जो ऊन प्राप्त होता था, उस ऊन को भारत सरकार सीधे इनसे खरीदा करती थी। अब इसे गैर सरकारी हाथों में दे दिया गया है, जिससे इन लोगों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। भेड़ पालकों का कहना है कि हमारी भारत सरकार से निवेदन है कि इस उद्योग को और भी ज्यादा ध्यान की जरूरत है, जिस पर ध्यान दिया जाए। भेड़ पालन में आजकल बहुत समस्या आ रहा है। सबसे पहले तो हमारे ऊन जो है कभी बहुत सालों से बिक नहीं रहा है। ये सारी ऊनें प्राइवेट कंपनियां ले जा रहा है और इसका भी औने पौने भाव मिल जा रहा है। सरकार इसमें कोई रेट नहीं खोल रही है और ना ही कोई इस समस्या का समाधान कर पा रहा है। और एक हमारे जो हमारे जो अपना हस्तकला जो है, अभी ये अपना शॉल पंखियाँ, इसकी मार्केटिंग बहुत कम है। इन सभी को आप ध्यान में रख करके इसे आगे बढ़ाने की कृपा करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो भेड़ों के लिए चारा का सुविधा नहीं है, जंगल की कमी है, और जो हमारा ऊन है उसका क्रय विक्रय नहीं हो रहा है। सरकार 3-4 साल से ले नहीं रहा है और प्राइवेट कंपनी को दे रहा है। जो प्राइवेट कंपनियां जो है हर साल रेट को नीचे घटा रहा है। सरकार अब हमारा भेड़ का जो ऊन है वो बिक नहीं रहा है, सरकार नहीं ले रहा है हमारे ऊन को। अब बात करेंगे शारदीय नवरात्र की, जहां पर हल्द्वानी क्षेत्र के कई स्थानों में ऐतिहासिक रामलीला मंचन का आयोजन होता है, जिसकी 1 महीने पहले से ही स्थानीय कलाकार रिहर्सल करते हैं। लाल कुआं की 60 साल पुरानी आदर्श रामलीला में स्थानीय कलाकार राम लक्ष्मण समेत कलाकार तैयारियों में जुटे हुए हैं। आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि स्थानीय युवा कलाकारों को मंच प्रदान करने और भगवान श्री राम की रामलीला का आयोजन करने के उद्देश्य से 1 महीने पहले ही कलाकारों की ओर से अभिनय का अभ्यास शुरू कर दिया जाता है। 26 सितंबर से पहले नवरात्रि के रामलीला का मंचन शुरू होगा। लाल कुआं की रामलीला काफी प्राचीन रामलीला है, पिछले 50-60 सालों से लाल कुआं में निरंतर, और इस बार जो है हम लोग स्थानीय कलाकारों के सौजन्य से श्री रामलीला का मंचन यहाँ पर कर रहे हैं। जितने भी पात्र हैं सब स्थानीय हैं, लोकल हैं, और सभी यहाँ के लोग जो है रंगमंच के क्षेत्र में जो अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं वो इस लीला में अपना जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हरिद्वार में पंचायती राज विभाग के अपर सचिव ओमकार सिंह लक्सर विकास खंड मुख्यालय पहुंचे और पंचायत चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा करी। उन्होंने क्षेत्र के संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की जानकारी हासिल करी और कहा कि शासन पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पंचायत चुनाव कराएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे जो शासन के निर्देश हैं, उन जो निष्पक्ष चुनाव कराया जाना हमारा मुख्य उद्देश्य है, और उसके लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय और बाकी सीडीओ और डीपीआरओ और बाकी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं, पूर्ण तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। दिन रूप से इसका अनुश्रवण किया जा रहा है, नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जा रही है, और सभी जो विभागीय जो विभिन्न कार्य होते हैं उनके लिए जो है नोडल अधिकारी, प्रभारी अधिकारी सबकी तैनाती कर दी गई है। और जो हमारे जनपद में 1491 बूथ हैं, वो सारे बूथ की सत्यापन के लिए वहाँ यदि अभी पूर्व में उनका सत्यापन कराया गया था। तो वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।